नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूपीएससी पर। तो लास्ट क्लास में आपको जो था एई के पेपर की 50 क्वेश्चन कराए गए थे। अब आगे के 50 हम लोग देखने वाले हैं। देखो, अगर आपने ये प्रश्न देखे होंगे तो आप समझ चुके होंगे इनकी इंपॉर्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंस कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक हमने देखा था लगभग मैंने 50 प्रश्न आपको कराए थे। उन 50 में से लगभग मैं आपको बता रहा हूं 27 से 29 प्रश्न, शायद 29 थे मेरे ख्याल से, प्रीवियस ईयर प्रश्न थे। तो आपने रेशो देख लिया है, कम से कम मोर देन 50% वो प्रश्न आपके पास प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, लगभग 60 प्रश्न। आगे आने वाले 50 प्रश्नों में भी रिपीटेड प्रश्न ही है। तो आपको ये देखकर जानी है, अगर आपका आरओ का एग्जाम है, एआरओ का एग्जाम है, या अधिशासी अधिकारी कर निरीक्षक का एग्जाम है, या बंदी रक्षक, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, वीडियो आने वाली आपकी बीपीडीओ की पोस्ट है, या इंटरमीडिएट लेवल की कोई सी भी पोस्ट आएंगी, तो आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो आपको जो रेशियो है मैंने बता दिया है, लगभग 10 से 15% हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आते हैं। और वो इतने बेसिक होते हैं, देखकर तो लगता है कि हो जाएंगे, बट एट अ मोमेंट जो एग्जाम में वो होते ही नहीं है। आप अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है, आप अपने पलटकर जितने एग्जाम आपने दिए हैं उसमें से देखना कि कितने आपके बेसिक गलत थे। और वही बेसिक प्रश्न ना कई बार एग्जाम में आए होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। पुलिस कांस्टेबल का एक एग्जाम था, तो मुझे बहुत से लड़कों ने यह बात बोली कि उत्तराखंड किस क्रम का राज्य है। सबको आता था, लेकिन किसी ने रिवीजन ही नहीं किया था। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड किस क्रम का राज्य है, जिसको आता है अभी वीडियो पॉज कर कमेंट कर दो, मैं नहीं बताने वाला। वो 80% लड़कों का गलत था। इस चीज को याद रखिएगा। तो यही होता है प्रीवियस ईयर की पावर। बाकी आपने देखा है 50 क्वेश्चन कर लिए, रेस्ट 50 हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा जो कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहता है, मैंने बताया है सामान्य अध्ययन, आपका अगर एग्जाम है तो आप सामान्य अध्ययन बैच के साथ जुड़ सकते हो। अधिशासी अधिकारी कर राजस्व निरीक्षक, बहुत रीजनेबल प्राइस में ये बैच चलाए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक आप जो आप देहरादून ना आकर अपने गांव में रहकर ही तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल एक ऐसी तैयारी जो आपको इस एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगी, सिलेक्शन दिलवाएगी। अगर आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर, या किसी भी नंबर पर हमें संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। संपूर्ण जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। सेम एज इट इज कंप्लीट उत्तराखंड आपको 399 में मिलती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ मिलती है, उनकी जो क्लासेस होती हैं उसके आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। आप चाहो तो जुड़ सकते हो। इसी तरीके से रीजनिंग जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 299 में कंप्लीट रीजनिंग मिल रही है, आप यहां पर भी जुड़ सकते हो। और जिनका बंदी रक्षक का एग्जाम है, आप चाहो तो प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। जो छात्र देहरादून नहीं आ सकते, देखो टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है जरूरी लगाना होता है, पर टेस्ट सीरीज लगाने के फायदे क्या है मैं बहुत बार बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ना इसको एक औपचारिकता समझते हैं। ये औपचारिकता नहीं है, ये वो चीज है जो आप आयोग में गलती करने वाले हो, ये यहां पर करोगे और इनको यहीं पर सुधार दोगे ताकि आयोग में वो गलती ना करो। बहुत से लोग होते हैं ना, सुमेलित है नहीं है, को पढ़ते नहीं है, फिर आयोग में गलती कर आते हैं। तो ये गलती आपको यहां पर सुधारनी है। इसको जितना सीरियस दोगे उतना ही सीरियस आपके वहां पर अच्छे नंबर आएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी शुरुआत करेंगे हम रेस्ट 50 क्वेश्चन का। तो जो 51 क्वेश्चन हमारे पास था, निम्न में से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, निम्न युग में से कौन सा उपयुक्त सुमेलित नहीं है? देखो, यही प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेटों में पढ़ने होते हैं। वो बहुत से लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस सेटों में भी गलत कर जाते हैं और उनको सुधारते ही नहीं है। आपको क्वेश्चन इतने ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार कहता हूं, गोला कर दो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब ऑप्शन पढ़ो, धारवाड़ क्रम कर्नाटक बिल्कुल सही है, कुड़प्पा क्रम राजस्थान बिल्कुल सही है, गोंडवाना क्रम सिक्किम बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी टर्शरी क्रम उत्तराखंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, श्रीदेव सुमन किससे संबंधित थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर से एक और बार, श्रीदेव सुमन किससे संबंधित है? कुलीबेगा नहीं, डोलापाल की नहीं, कुली उतार से नहीं, यानी टिहरी राज्य प्रजामंडल से संबंधित है श्रीदेव सुमन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध उपन्यास द रूम ऑन द रूफ का रचयिता कौन है? ये फेमस उपन्यास है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न, रूम ऑन द रूफ या लोन फॉक्स डांसिंग, ये किसका हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज काव्य और गणिक नाटक के लेखक कौन था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर है। गणिक नाटक का लेखक कौन है? मौलाराम तोमर जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा किस वर्ष आई? केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी आपदाओं में गिना जाता है, तो 16-17 जून 2013 को आई थी। और इससे रिलेटेड एक से पूछता है कि कौन सा ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन सूर्यहोप। ठीक है, ऑपरेशन
सूर्य होप चलाया गया था सेना के द्वारा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास था, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है? ठीक है, सिंचित क्षेत्र का जो भाग है प्रतिशत में सर्वाधिक है। इन क्वेश्चनों को ना ध्यान से पढ़ना होता है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि परसेंटेज में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचित भाग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से पंजाब। ठीक है, अगर प्रतिशत ना पूछता तो उत्तर प्रदेश होता, क्योंकि एरिया वाइज तो उत्तर प्रदेश बड़ा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसी चीज को पकड़ना होता है। बहुत से लोग जल्दीबाजी में करते हैं क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूं कि देखो एक क्वेश्चन को ना करने का मौका एक ही बार मिलता है। आपने कर दिया सही तो सही, नहीं करा तो गलत। उसके बाद वो मौका ना कब मिलेगा आपको खुद नहीं पता है। मैं भले ही बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, अब मान लो यही क्वेश्चन दोबारा आ गया, आप प्रीवियस ईयर देखकर नहीं गए, जल्दीबाजी में क्वेश्चन करा, बाद में आपको पता लग रहा है अरे ये तो प्रीवियस ईयर था, वहां तो सर ने कराया था, या मैं ही देख लेता इसको सही हो जाता, तो हो जाता वाली पॉसिबिलिटीज नहीं रखनी है। जितनी चीजें हैं, और ऐसा भी नहीं है आउट ऑफ सिलेबस है, जिसने पढ़ लिया होगा ना वो उसको प्रीवियस ईयर लगाने में मजा आएगा। वो देखेगा कि मुझे कितना नॉलेज है, मुझे कितना आ रहा है। ये आपका एक टाइप से प्रैक्टिस सेट है, ये डिलीवर कर रहे हो आप अपना नॉलेज को। बहुत से लोग सोचते हैं ना वेस्ट ऑफ टाइम है यार, क्या देखना प्रीवियस ईयर, इससे अच्छा कुछ नया पढ़ लेता हूं। नया क्या पढ़ोगे, यहाँ मिक्सअप 100 क्वेश्चन मिलते रहे, इनमें से 2 क्वेश्चन भी टकरा गए, वही गलत हो गए, क्या फायदा नया पढ़ने का। इस चीज को याद रखो। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को एक विश्व के रूप में भी जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है एक राज्य और एक विश्व के रूप में? कर्नाटक को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गरम छज्जा पत्रमी, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा भारत के कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है, ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, तो आपने देखा होगा इस तरीके से गुजरती है। तो यहाँ के जितने राज्य आते हैं, ठीक है, गरम, गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, गौ मौ, ठीक है, मौ से मध्य प्रदेश, छ झा पत्र मी, ठीक है, तो ये स्ट्रिक को आपने याद करा होगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इतने राज्यों से गुजरती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये आपसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड का जो जन घनत्व है कितना है? 189 हो जाएगा। तो जिसे आता है भारत का वो नीचे कमेंट कर देना जल्दी से, ताकि जिसका कमेंट सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा, ताकि और लोगों को भी उसका आंसर पता लग पाए। ठीक है, तो भारत का कितना है जिसे आता है कमेंट कर देना बिल्कुल। ठीक है, तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पश्चिमी नयार नदी उद्गम होती है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला था। तो पश्चिमी नयार कहां से निकलती है? दूधातोली श्रेणी से निकलती है। यहां से 5 नदियां निकलती हैं, कौन सी? आटागाड़, वीनो और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये इतनी नदियां आपकी कहां से निकलती हैं? ये निकलती है दूधातोली श्रेणी से। इस चीज को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? प्राकृतिक मतलब जो अपने आप नेचुरल झील नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब जो अपने आप बन गई। तो खुरपा ताल नैनीताल में अपने आप ही बनी हुई, किसी ने तो नहीं बनाया उसको। वासुकी झील भी नेचुरल है और नचिकेता ताल भी नेचुरल है। लेकिन जो टिहरी झील है, आपको पता है टिहरी झील को जो टिहरी डैम बनाया गया था तो इसी झील का निर्माण किया गया था, यानी जो टिहरी झील है वो कृत्रिम हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन सा बुग्याल क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल हो जाएगा। और किस जनपद में है पूछता है तो चमोली में है। ये बार बार आता है ये प्रश्न कि किस जनपद में है बेदनी बुग्याल? चमोली में हो जाएगा, और यही उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा भूकंपीय संभावित क्षेत्र अंतर्गत रखा गया है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था मुझे, जब मैंने पहले आयोग के आंसर के आने से पहले इसको देख रहा था। तो उत्तराखंड जो भूकंप जोन है वो जोन 4 में भी आता है, 5 में भी आता है ना। कुछ क्षेत्र जो है 4 में आते हैं, कुछ 5 में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तराखंड को निम्न में से किस भूकंपीय संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो रखा किसके अंतर्गत गया है? आयोग ने जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, 5वें के अंतर्गत रखा गया है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में बन जाए। ठीक है, एक मैं देख रहा था ना, एक प्रश्न आया था, पटवारी का पहला एग्जाम हुआ था, एक प्रश्न उसने पूछा था कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम है। जो लोग प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, आपको बता देता हूं। तो पटवारी के एग्जाम में पूछा नगर निगम कितने हैं, उसके आंसर के आने से पहले 2 दिन में पेपर रद्द हो गया। तो वो एक वेलकम पिक्चर का डायलॉग था कि ये राज भी उसी के साथ चले गया। तो ये राज भी ना उसी के साथ चले गया था उस समय, मतलब किसी को पता ही नहीं लग पाया और किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी, है ना। अब आयोग का आंसर किया था तो स्पष्ट हो जाता, इसीलिए प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस होती है। तो एक पेपर में देख रहा था अभी बीच में, डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूकेपीएससी ने करवाया था। सेम प्रश्न उसमें पूछा था, उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, और उस समय लड़के कंफ्यूज हो गए। और 80-90% लोगों को पता था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर उस समय आंसर क्लियर नहीं था।
कोई 8 बार कराया, कोई 9 बार कराया, लास्ट में आयोग ने उसका आंसर 9 ही दिया था, याद रखो। ये होती है प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना दोबारा, हिलना मत, 5 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इस चीज को देखिएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां स्थित है? तो ये स्थित कहां पर है? देहरादून के अंतर्गत स्थित हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 131 से हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 67, स्कैंडल पीक 637 मीटर सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि स्कैंडल पीक किसकी हो जाएगी? अंडमान निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। आपसे ना अगली बार क्या पूछ सकता है, स्कैंडल पीक की हाइट कितनी है, क्योंकि यहाँ इसने मेंशन कर दी है 737। सरप्राइज मत होना, ये आ जाएगी, आज तक तो हमने पढ़ी नहीं थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब ये नहीं है कि आंसर ही देख लो, क्वेश्चन देख लो, रट लिया। क्वेश्चन को भी समझ के चले जाना कि स्कैंडल पीक की हाइट कितनी है, 737 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से युग्म उपयुक्त सुमेलित है। अब देखो इस बार है पूछ रहा है और अभी तक नहीं है पूछ रहा था। अब आपने गोला कर दिया, दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, पता लग गया। अब जनजाति आपसे पूछ रहा है कौन सी जनजाति सुमेलित है, ठीक है। तो कौन सी जनजाति सुमेलित है? टोडा तमिलनाडु में है, बिल्कुल है। जारवा झारखंड में नहीं है। गार्सिया राजस्थान में है, बिल्कुल है। असुर छत्तीसगढ़ में नहीं है। यानी ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 68 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 3 सुमेलित है, बाकी 2 और 4 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लावा मृदा सामान्यतः पाई जाती है। अगर आपने भारतीय मैप पढ़ा होगा, भारतीय मृदा पढ़ी होगी, तो लावा मृदा कहां पर पाई जाती है? इस इलाके में पाई जाती है, जो होता है आपका महाराष्ट्र का इलाका। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लावा मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नुमालीगढ़ तेल सोन संस्थान कारखाना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी ना बार बार आता रहता है, ये तेल सोन संस्थान कहां पर है, या डिगबोई वाला आपने सुना होगा, असम वाला सुना होगा। तो ये तेल सोन संस्थान कहां पर है आपको बताना था। इसका ऑप्शन अगर मैं देखूंगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास असम, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या दिया आयोग ने? हाँ बिल्कुल असम ही दिया है ना, वही में असम इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, असम इसका आंसर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का असम आंसर हो जाएगा। नुमालीगढ़ तेल सोन कारखाना कहां पर है? असम में स्थित हो जाएगा। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। 71 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान कौन सी लोकसभा चल रही है? हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हो जाएंगे। इस चीज को भी देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। देखो कितना करंट अफेयर से भी बना, स्टैटिक भी बन गया, तो ये आपका एक टाइप से बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हो जाएंगे। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्य भाग 4 को सम्मिलित किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन। और भाग 4 यानी कि भाग मौलिक अधिकार को भाग 4 के ओ में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। और एक और प्रश्न आता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, सॉरी, तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये प्रश्न आपको, देखो इससे पहले ना एक पेपर हुआ था, शायद पटवारी का पेपर में ये प्रश्न बना था और वहां पर ये पूछा था आपसे कि किस वर्ष इसको अपनाया गया। अब ये कह रहा है किस वर्ष यहाँ पर अस्तित्व में आया। तो ये अस्तित्व में जो आया था 1956 में आया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अपनाया गया था शायद, मेरे ख्याल से इसका आंसर आयोग ने, पटवारी का वो वाला एग्जाम कैंसिल हो गया था, ठीक है। इस चीज को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से उच्च शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत क्या सही है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हो जाएगी। इस चीज को देखकर जाइएगा, अच्छा प्रश्न है। और इससे पहले की शिक्षा नीति कब की थी और सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब की थी, सब देखकर जाइएगा। तो इसके उसमें क्या सही है आपको बताना है। तो इसमें क्या सही हो जाएगी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बिल्कुल सही है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन स्थापित होना, यानी ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो नई शिक्षा नीति, देखो इतना डीपली क्वेश्चन पूछा है इसने। वैसे तो अमूमन ये सभी में उत्तर ये सभी होता है, लेकिन फिर भी कहीं उलझा देना, 5 प्रश्न ऐसे ही दे दिए और 5 में से 2 के आंसर सभी दिए और 3 के नहीं दिए ना, उलझ जाओगे। तो यहाँ पर तो सभी आंसर है, ठीक है। इस चीज को देख लीजिएगा, बाकी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान निर्मात्री सभा का
संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन था? तो ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, संवैधानिक सलाहकार का अध्यक्ष कौन था? तो ये BN राव जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके आधार पर किया गया? तो ये बहुत बेसिक प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया किस आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन पर किया गया था। और नीचे कमेंट में कर देना कैबिनेट मिशन कब का है। ठीक है, ये चीज बेसिक प्रश्न है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। अगला है, कौन संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसी प्रकार से राज्यपाल को 213 में क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो 2 या 2 से अधिक क्षेत्र परिषदों की, क्षेत्र परिषद कह रहा है, संयुक्त बैठक, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? ये चाहो तो ये भी कमेंट कर सकते हो, वैसे तो बेसिक सा है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल आपको जो आपका व्यवसाय है या फिर अन्य कार्य है वो करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग CAA, सिटीजन अमेंडमेंट, CAA, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यानी नागरिकता संशोधन, और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से या किस भाग से संबंधित है। तो इसको किस वर्ष पारित किया गया आपसे पूछ रहा है। इसको पारित किया गया था 2019। याद करो, शाहीन बाग वाला कांड, ठीक है, उस समय ही हुआ था। ये नागरिकता संशोधन में जो शाहीन बाग में बैठ गए थे ना लोग, तो उस समय ही हुआ था पारित, 2019 का टाइम होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड 4 देशों का संगठन है। कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस ना होकर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो फ्रांस नहीं होगा। और इनके बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, मालाबार युद्ध अभ्यास होता है फ्रांस और इंडिया के बीच में। इस चीज को मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के बीच में होता है। ठीक है, अमेरिका, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने अपना नाम राम मोहन सिंह आजाद अपनाया? तो राम मोहन सिंह आजाद किस क्रांतिकारी ने अपना नाम अपनाया था? तो ये उधम सिंह ने अपनाया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूवियस पार्क की नींव निम्न में से कहां रखी गई? तो इसकी नींव कहां रखी गई थी? जो दुनिया का अनोखा पार्क है, नागपुर में रखी गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट वहां से ना चमकती है जब यहाँ पर लाइटिंग है। इतनी गर्मी, आप पसीने देख रहे हो कैसे छूट रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला ना टारगेट पिछली वीडियो में 500 लाइक का था, इस वीडियो में आपका उससे ज्यादा होना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं, आप समझदार हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुशासन की विशेषता क्या नहीं है? पारदर्शिता होगी, समता होगी, सहभागिता होगी या स्वेच्छाचारिता नहीं होगी। इसकी किसकी? सुशासन की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बेसिक सा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर बार बार पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है और किस अनुच्छेद से है ये भी कमेंट करोगे। ठीक है, ये भी कमेंट करोगे। बहुत सारे कमेंट करने आज आपको, बहुत कमेंट नहीं करते हो ना, वीडियो देखकर चुपचाप साइड से निकल लेते हो। आज आपको बहुत कमेंट करने का काम दे दिया है। नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ता है। कमेंट करोगे, आपके भाई बंधु मित्र आएंगे, वो देख लेंगे, उनको भी पता लग जाएगा। ठीक है, ना करोगे फिर भी आपको क्या करना है? लाइक कर देना है। मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो है आंसर आता था। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन संबंधित है? कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 51। ठीक है, आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सुरक्षा प्रदान करने की जो वो करता है, प्रोत्साहन करता है, अनुच्छेद 51 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का अभिवक्ता नहीं थे? प्रारूप समिति में अभिवक्ता नहीं थे। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा यूनिक सा प्रश्न है। कौन संविधान सभा में प्रवक्ता नहीं थे? तो टी कृष्णमाचारी नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? तो 68वां, इस बार 69 हो रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड। यूकेपीएससी पूछता है, आरओ ईओ के लिए पढ़कर जाना। तो किसको मिला था भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड? गंगूबाई काठियावाड़ा। आलिया भट्ट जी का रूप देखा था ना इसमें, खतरनाक एक्ट्रेस है भाई आलिया भट्ट। ठीक है, तो जिसकी फेवरेट एक्ट्रेस है वो कमेंट मार देना एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों को राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया? ठीक है, यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तर्कश क्या है? तो तर्कश क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव करें। तर्कश हो जाएगा आपका
सैन्य अभ्यास, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हाल ही में देखो करंट अफेयर देख रहे हो किस लेवल की पूछ रहा है, इससे आइडिया लग जाएगा। करंट अफेयर बहुत सारा होता है, क्या पढ़ना है इसी टाइप से पढ़ना है, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो ये बना है फिनलैंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाटो पढ़कर जाना, आपको पता है 1949 में इसकी स्थापना होती है। कितने देश है अब टोटल, 31 है, ठीक है। 31वां सदस्य फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा शब्द का हाल ही के दिनों में बहुत प्रचलित हुआ है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, बिग डेटा का अर्थ हो जाएगा बड़ी मात्रा में डेटा का निर्माण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम कहां स्थित है, तो रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम कहां स्थित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश रायबरेली में हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडियन गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो जो आपका 10 नंबर का अधिशासी अधिकारी में प्रश्न है ना, स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड, सब कुछ पढ़कर जाना। भारत ने इस बार ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, साथ ही साथ भारत ने इस बार नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स में शायद गोल्ड जीता है। इसके अलावा आपको चेस में पता है, तो हॉकी में जो भी स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रॉफी हर चीज पढ़कर जाना। अलग से इसकी बुक आती है, मार्केट में मैगजीन आती है स्पोर्ट्स रिलेटेड, बहुत सस्ती सी आती है, 20-30 रुपए की, उसको पढ़ लेना, उससे बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में स्पोर्ट्स से बहुत कुछ देगा वो, तो इसको पढ़कर जाना। खेलो इंडिया तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगर अभी तक करंट अफेयर समझ में नहीं आ रही है, तो जो लोग ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, नीचे लिंक आ रही होगी, या फिर अबाउट में जाना, मुकुल सर टेलीग्राम में चले जाना, या फिर करंट अफेयर बाय मुकुल सर, ठीक है, करंट अफेयर वाले चैनल में चले जाना, वहां पर आपको करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर भेजता हूं। मैं देख रहा हूं ना जितनी करंट अफेयर आई है, ऐसा मैं अभी भी वो ग्रुप पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, डेट बाय डेट उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग डालता हूं। अगर आप डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर की कटिंग ही देख लेते हो ना, आपका काम उतने से ही हो जाएगा, आपको कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस डेली आपको एक हैबिट होनी चाहिए, 15 मिनट मोबाइल चलाओ तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, उस न्यूज़पेपर को देखो या हाथ से लिख लो, आपका काम हो जाएगा। तो जो लोग रेगुलर लिख रहे हैं, डेली आधा घंटा लगता होगा और आपको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बहुत अफसोस होने वाला है। क्यों? क्योंकि 30 नंबर की अधिशासी अधिकारी में करंट अफेयर है, 20 नंबर की आरओ में है। कितने ज्यादा नंबर है सोच लो, बहुत बड़ा वेटेज है इसका। तो जो डेली लिखता होगा ना, सारी करंट अफेयर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग से आ रखी है, कोई उससे भारी नहीं आई है ना, वो भी करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट डालता हूं एप्लीकेशन में, ठीक है। जिसको नहीं मिल रहा है ग्रुप, इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है, ग्रुप 9410905102 पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप आपको मैं ग्रुप का लिंक वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगला है आपके पास मेघराज क्या है, तो मेघराज क्या है आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 94। मेघराज क्या हो जाएगा, GI क्लाउड हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन आपके पास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक पहल जरा सोचिए निम्न में से किससे संबंधित है, तो जरा सोचिए किससे संबंधित हो जाएगी, कोविड से, कोविड-19 से संबंधित हो जाएगी जरा सोचिए पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 96। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने वर्ष 2023 में निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो ये तो बहुत बार कराया है, मिलेट वर्ष घोषित किया था यूएन द्वारा, 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में G20 प्रेसिडेंसी के लोगो में कमल निम्न में से किसका प्रतीक है, तो आपको पता है इसका जो थीम है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम है, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली इसका कोट है। और इसमें जो कमल है, इसका जो लोगो है कमल है, आपने देखा होगा कमल का फूल, अर्थ उसमें बनी है और G20 देशों को उसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कमल का, आपको बताना था, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो कमल का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, भारत का प्राचीन विरासत, आस्था और विचार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में प्रसिद्ध महिला गायिका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित गायिका का नाम क्या है, तो पहले तो ये प्रश्न आ चुका है, शायद मेरे ख्याल से कनिष्ठ पटवारी में आया था, तो उस समय इसका आंसर क्या था, उस समय किसको मिला था, ये हाल ही में पूछ रहा है इसीलिए, तो उस समय मिला था नरेंद्र मोदी जी को, और इस समय हाल ही में किसे मिला है, आशा भोसले जी को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों को भी ये करंट अफेयर नहीं लग रहा है ना कि कहां से आई है, तो मेरे ग्रुप में चले जाना, न्यूज़पेपर वाले में, सब वहीं से मिल जाएगा, कुछ उससे बाहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किस आध्यात्मिक नेता को हाल ही में सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया था, ये किया गया था दलाई लामा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेवन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में निम्न में से किसकी समस्याओं को निपटने के लिए अभिवन पैच रिपेयरिंग ऐप उद्घाटन किया, ठीक है। तो पैच रिपेयरिंग
पैच रिपेयरिंग ऐप का उद्घाटन किसके लिए किया था? धामी जी ने सड़कों से किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से जितने एग्जाम हाल ही में या फिर पहले हुए हैं मैं उनके आंसर की लाऊं, आपके बीच इसी तरीके से सॉल्व कराऊं, तो नीचे कमेंट में मुझे बता देना। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, करंट अफेयर वाले से तो जुड़िएगा, साथ ही साथ यूकेएसएससी के करंट अफेयर से जुड़िएगा। और जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहता हो, आप चाहो इजीली हमारे किसी भी बैच से जुड़ सकते हो एप्लीकेशन पर। अगर बंदी रक्षक का एग्जाम है, प्रैक्टिस सेट देना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो इजीली। किसी भी नंबर पर संपर्क कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर अगर पेपर चाहिए, खुद से सॉल्व करना चाहते हो, एप्लीकेशन पर पड़े हैं 99 रुपीज में। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करने के बाद इसको बाय नाउ करो, और या फिर कोई दिक्कत आ रही है नंबर पर संपर्क करो, आप पेपर दे पाओगे। वरना अन्यथा जिसके पास बुक है, अच्छी बात है, बुक से पढ़िए। मार्केट में बुक भी 150 रुपये में मिल जाती है, हम आपको 99 रुपये में आपको बाकायदा एमसीक्यू दे रहे हैं। बुक में क्या होता है कि देने का मन नहीं करता है ना, तो अगर आपको ऑनलाइन देना है तो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा रीजनिंग का 299 में कंप्लीट कोर्स है, उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स 399 में रिकॉर्डेड लेक्चर है, और जीएस का कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एप्लीकेशन में पढ़े हैं, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।